एक मिनट बच्चे, एक मिनट। द स्लोप ऑफ 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ मतलब वी इधर आई इधर, ये आपको क्या देगा? रेजिस्टेंस। और दूसरा, द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ मतलब आई ऊपर वी नीचे, ये देगा 1/r, मतलब ये क्या देगा अपने को? कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन है तो कंडक्टेंस इज द ईज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है? पर यूनिट लेंथ है, तो कंडक्टिविटी भी क्या है? पर यूनिट लेंथ के लिए, पर यूनिट एरिया के लिए। ठीक है बच्चे? हाँ जी बोलो बेटा, वो मुझसे मिस हो गया गलती से। टेस्ट फॉर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो है मेरे दिमाग में, आप जब केमिस्ट्री दोबारा करेंगे तो मैं वो तुम्हें दोबारा करा दूंगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने लास्ट के लिए रखा था और वो लास्ट वाले दिन खत्म करके आप बायो पे शिफ्ट हो गए उससे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो करने वाला है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, क्लियर है ये चीजें? ओके। अब सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? मेटल्स की, जिसमें से गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है ना, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी इनकी क्या होगी? कम या ज्यादा? बेटा टाइम क्या है ट्यूशन का? सबको डिस्टर्ब करना। स्कूल भी नहीं जाती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? जब भी आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, और कंडक्टेंस क्या होगा उनका? ज्यादा। क्लियर है बेटा इतनी बात? ओके। अब आपको पता है लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, रेडियस बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी नोटिस करना बच्चे, कोई भी कंपनी है वो कोई भी मशीन बनाती है, वो कोशिश करती है कि मशीन का टेम्परेचर इंक्रीज ना करे। मैं ये पिछली बार भी एग्जांपल दे चुका हूं। बहुत बार क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चे। रिसेंटली ये हुआ है, इस बार गर्मियों के अंदर क्या हुआ, बहुत से सोलर पैनल्स थे, उनका जो कंट्रोलर होता है वो खराब हो गया। ठीक है, बहुत से सोलर पैनल से जिनके कंट्रोलर क्या हो गए? खराब हो गए। क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम आया, 1-1.5 महीना उन कंट्रोलर्स को चलाना नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे ही कंट्रोलर्स को चलाया, एक दिन बाद कंट्रोलर एरर दिखा, क्योंकि जितना भी सोलर सिस्टम के गैजेट्स है ना, ये जल्दी खराब नहीं होते, ये एरर दिखा देते हैं, बच जाता है तुम्हारा जो भी सामान है। क्या हुआ, कंपनी को भेजते हैं, कंपनी वाले 8-9-10 हजार का बिल बना के वापस भेज देते हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा कंट्रोल पैनल्स की दिक्कत किसमें होती है? उसके कूलिंग सिस्टम में। किसमें? कूलिंग सिस्टम में। जैसे तुम्हारे सीपीयू के अंदर, जैसे तुम्हारे लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा फैन लगा होता है, ऐसे ही जो सोलर कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं उनमें भी छोटा सा क्या लगा होता है? एक फैन लगा होता है। सीपीयू में आवाज जो होती है ना, जो भी साउंड आता है, वो उस फैन का साउंड होता है। आप सीपीयू का फैन बंद कर दो, 2 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा सिस्टम हैंग होने लग जाएगा। आप जाते हो मार्केट में, वो कहता है विंडोज खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, 100 रुपए का फैन, देसी कंपनी का 100 रुपए का फैन रिप्लेस करके वो लैपटॉप आपका चला देता है, और आपको 1000 ऐसी चीजें बता देगा, हार्ड ड्राइव खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हर कंपनी क्या चाहती है कि उनका जो डिवाइस है वो क्या ना हो? गर्म ना हो। तो ये सोलर कंट्रोल डिवाइसेस थे, है ना, इनकी दिक्कतें क्या थी कि जब बारिश ज्यादा हुई तो छोटे जो इंसेक्ट्स है, जैसे छिपकली हो गई, है ना, या कॉकरोच हो गए, ऐसे जो इंसेक्ट्स थे वो जो फैन वाला कवर था उसके अंदर घुस गए, है ना। फैन जब चला तो वो मर गए, वहीं पे मरने की वजह से वो फैन के बीच में अटक गए, तो फैन चलता नहीं था। फैन नहीं चलेगा तो सिस्टम क्या नहीं होगा? ठंडा नहीं होगा। तो जब भी तुम्हारे पास घर में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके अंदर फैन लगा हुआ है, किसके लिए? कूलिंग के लिए, जब भी कोई दिक्कत होती है स्लो वर्किंग की, हैंग होने की, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो, उसके किसको चेक किया करो? कूलिंग सिस्टम। किसको चेक किया करो? कूलिंग सिस्टम को। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा।
रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट की सप्लाई क्या मिलेगी, कम। करंट की सप्लाई कम मिलेगी तो सारे प्रोसेसेस ढंग से काम नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस का बड़ा एक सीधा सा रिलेशन है एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस। मतलब टेम्परेचर बढ़ना किसी भी अप्लायंस का उस अप्लायंस की वर्किंग के लिए बहुत ज्यादा क्या है बच्चे, डेंजरस है। बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। डन है? ओके। अगला आपके पास टॉपिक आता है बच्चे रेजिस्टिविटी। दो ही फैक्टर बताए थे तुम्हें, एक नेचर है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर है, डायरेक्टली है। आगे लिखो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल या चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर वायर। चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर वायर, ये पिछले साल भी था तुम्हारे टॉपिक, चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर वायर। सबसे पहले बच्चे ट्रांसमिशन वायर। ट्रांसमिशन वायर समझते हो? एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए जो तार यूज करते हो तुम लोग, उसका और कोई पर्पस नहीं है। ना उस तार को हीट देनी है, ना लाइट देनी है, ना उस तार को कोई फ्यूज उड़ाना है, कुछ नहीं करना। उस वायर को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। समझ आ गई? आप बताओ इस वायर का कंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम? कंडक्टेंस, ट्रांसमिशन वायर, जो वायर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए उसका, लो। अच्छा, क्या वो वायर मेल्ट जल्दी होनी चाहिए या लेट? लेट मेल्ट होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। ये उस वायर की क्या हो गई बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स। The transmission wire should have a great conductivity, very less resistance, melting point should be very high. एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं, सेम ही बात है, वो तो पर यूनिट लेंथ की होगी। मतलब रेट पता होना चाहिए। बेटा बेवजह दांत निकालते हैं ना जो लोग, बेवकूफ लगते हैं, ठीक है? तो प्लीज अवॉइड करो, अपने ब्रेसेस अपने तक रखो सभी। ओके, लिसन केयरफुली। जब भी आप ट्रांसमिशन वायर की बात करते हो तो जो भी आपको बाहर वायर मिल रही है, इसका कलर सिल्वर कलर होता है। हाँ जी, सिल्वर कलर की वायर होती है ना, ये खंभों के ऊपर जो वायर है, हम बोल इसको सिल्वर देते हैं, बर्तन भी कह देते हैं सिल्वर के बर्तन है। हम सिल्वर एक्चुअल में किसको कह रहे हैं, एल्यूमिनियम को। किसको कह रहे हैं आप, एल्यूमिनियम। घर में होता है ना सिल्वर की बाल्टी है ना, तो वो सिल्वर की बाल्टी किसकी बाल्टी है बच्चे, वो एल्यूमिनियम है। वो वैसे नाम अलॉय के हिसाब से हो जाता है, स्टील की भी होती है, वैसे कह रहा हूं एक व्हाइट से कलर का सिल्वर, जिसको आप सिल्वर कह देते हैं ना कॉमनली, वो एल्यूमिनियम है तुम्हारा। ध्यान से सुनना, आपके पास बेस्ट कंडक्टिविटी मिलेगी आपको किसकी, गोल्ड और किसकी बच्चे, सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा क्या है बच्चे, महंगे है ना। अगर इनको आप खंभों के ऊपर गोल्ड या सिल्वर को लटका दिया जाए बच्चे, 1 घंटे के अंदर अंदर कहां जाएंगे ये गोल्ड सिल्वर, आपको भी पता है। उसके बाद आपके पास आता है बेटा कॉपर। कॉपर भी बहुत महंगा है, कॉपर भी बहुत महंगा है बच्चे। लेकिन फिर भी अगर कोई जगह गार्डेड है, गार्डेड प्लेस, जैसे तुम्हारे घरों की वायरिंग, यहां आप क्या यूज कर सकते हो बच्चे, कॉपर यूज कर सकते हो। कंडक्टिविटी बढ़िया, रेजिस्टेंस कम, मेल्टिंग पॉइंट हाई, ना वायर गर्म होगी, है ना, और बड़े बढ़िया आपकी कंडक्टिविटी चलेगी। स्पेशली जो आप एसी गीजर की वायरिंग कराते हो ना घर पे, है ना, इन द हाउस, वो आप किसकी यूज करते हो, कॉपर की। चलो, बाहर तो कॉपर भी नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते ना, तो बेस्ट आपके पास मटेरियल चॉइस किसकी आती है बच्चे, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम आप कहीं भी लगा सकते हो, एल्यूमिनियम बड़ा सस्ता मटेरियल है ना। चोरी भी हो जाए तो इसकी कॉस्ट, मतलब चोर भी वो चीज चोरी करेगा ना जो मतलब थोड़ा सा चोरी करे और पैसे ज्यादा मिल जाए, उस एक्सपेंसिव हो, तो एल्यूमिनियम की चोरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ट्रांसमिशन वायर किस किस की यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम और किसकी, कॉपर। कॉपर हम कहां यूज करते हैं, इन हाउस, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। और एल्यूमिनियम बच्चे आप हर जगह यूज कर सकते हो,
घर के अंदर ही यूज करते हैं, बाहर नहीं यूज करते, बाहर चोरी हो जाएगी बच्चे, है ना। गांव से जो बच्चे आते हैं ना, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की है। बेटा गांव के अंदर है ना, सर्दियों के अंदर ट्रांसफार्मर बड़े चोरी होते हैं, ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स में दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक कॉपर का होता है, एक एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। कॉपर वाले ट्रांसफार्मर अगर चोरी कर ले तो वो कम से कम 35-40 हजार रुपए का उसमें से तांबा निकलता है, वो उड़ा के ले जाते हैं। एल्यूमिनियम वाला सेम चोरी करे तो एल्यूमिनियम उसमें से 2,500-4 हजार का एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। तो इवन खेत के अंदर भी आप ये लगा लो, जिनके एल्यूमिनियम के ट्रांसफार्मर्स है वो बड़े कम चोरी होते हैं, जो कॉपर वाले हैं वो बहुत ज्यादा चोरी होते हैं। अगेन मटेरियल की कॉस्ट क्या है, ज्यादा है, लेकिन एफिशिएंसी की बात करो तो कॉपर की एफिशिएंसी एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा बेटर है। तो अगर आप उसकी रखवाली रख सकते हो तो बेस्ट वायर अपने पास कौन सी है बेटा, कॉपर, नहीं तो फिर अपने को एल्यूमिनियम से बढ़िया काम चलाना, ठीक है। हो गया बच्चे ट्रांसमिशन वायर। नहीं बच्चे, गोल्ड और सिल्वर है ना, वायरिंग आप छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज कर लेते हैं। जैसे जो आपकी ये जो ग्रीन कलर की प्लेट होती है ना, चिप होती है, उसके अंदर जो वायर्स वगैरह लगती है वो सिल्वर की यूज कर लेते हैं। फोन में, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, लैपटॉप में, टीवी में, उनमें मदरबोर्ड कह सकते हो, उनमें जो वायरिंग यूज होती है ना वो किसकी होती है, वहां सिल्वर यूज कर लेते हैं। क्योंकि एक तो क्वांटिटी क्या लगनी है वहां, बहुत ही कम, है ना, और अप्लायंस की कॉस्ट के हिसाब से वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है अपने लिए, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ वो लिखा होता है ना यार, हाँ सब होता है ना उसमें। ओके, सेकंड लिखो बच्चे, सेकंड लिखो आप इसके अंदर, नंबर 2 फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, ध्यान से सुनना, हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, है ना, और हम इसे बड़ा दुख प्रकट करते हैं इसके लिए ना, ओहो फ्यूज उड़ गया। हम जाते ही फ्यूज की वायर को दोबारा लगा देते हैं, है ना। कोई पूछता है क्या होता है, यार फ्यूज उड़ा हुआ था मैंने ठीक कर दिया। क्या फ्यूज मेल्ट होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। देखो अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो और अगर हेलमेट के चोट लगी है तो वो आपके लिए अच्छा है, शुक्र है आपका सर बच गया, ठीक है, शुक्र है आपका सर बच गया, ठीक। ऐसे ही बच्चे, अगर आप घर में फ्यूज लगा रखा है आपने और अगर फ्यूज मेल्ट हो गया तो समझ जाओ कि उसने पूरे घर की वायरिंग को बचा लिया। एक 20 पैसे का फ्यूज तुम्हारे 2 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक जो भी तुम्हारी फिटिंग है, तुम्हारे जो अप्लायंसेस है, उनको बचा सकता है। तो फ्यूज क्या है? फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। पहले सुन लो थोड़ा सा, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ। दूसरा आपको पता है फ्यूज मेल्ट होता है मेल्ट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? फ्यूज का लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे घर की पूरे की रिक्वायरमेंट है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पियर्स। कितनी एम्पियर है? 10 एम्पियर। मतलब एक बार में 10 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रेवल कर सकता है, या फिर एक बार में 10 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर सकते हैं 1 सेकंड में। ये तुम्हारे घर की मैक्सिमम लिमिट है भी। आप एक अप्लायंस चलाओ, 2 चलाओ, 10 चलाओ, ज्यादा से ज्यादा 10, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वायरिंग भी फिर लगाइए, ठीक है। अब जो फ्यूज लगाओगे आप, फ्यूज पता है ग्रिप की फॉर्म में लगते हैं, एमसीबी की फॉर्म में लग सकते हैं। तो जो फ्यूज लगाओगे आप, मान लो वो आप 10 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं, लगा दिया। दक्षेश ने अपने घर में बच्चे 10 एम्पियर का फ्यूज यूज किया था, लेकिन विभू ने कोई भी फ्यूज यूज नहीं किया। अब मान लो डिपार्टमेंट की तरफ से या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से या कुछ प्रॉब्लम हो गई और सप्लाई आ गई आपके पास 12 एम्पियर, ठीक है। दक्षेश के घर में एंटर करते ही ये क्या करेगा? मेल्ट कर जाएगा। विभू दक्षेश को फोन करेगा, मैंने कहा था ना फ्यूज मत लगा, थोड़ी सी लाइट बढ़ते ही तेरे घर की ये इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, ठीक है।
विभू के घर में 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। कभी ये 12 की जगह हो सकता है 15 एम्पियर भी आ जाएगा, ये बेचारा फिर फ्यूज मेल्ट करेगा। लेकिन इस बार विभू के घर की सारी बिजली की लाइन क्या करेगी बच्चे, जल जाएगी, क्योंकि इन्होंने किस हिसाब से फिटिंग कराई थी, 10 एम्पियर। चलो 11 भी सहन हो गई, 12 भी सहन हो गई, 1-2 एम्पियर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 15 एम्पियर होते इसके घर की जो वायरिंग है वो क्या करेगी, जल जाएगी। और तुम्हें पता है वायरिंग जल जाए तो ये लगा लो कि घर ही नया बनाना पड़ रहा है तुम्हें, है ना, सारी वो दोबारा वायरिंग करनी, आग लग जाएगी, है ना, इंसान की डेथ हो सकती है, जल सकते हैं लोग, आग पूरे घर में आग लग सकती है। तो एक 20 पैसे का फ्यूज आपके पूरे घर को बचा रहा है। तो फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है। ज्यादा करंट आएगा तो फ्यूज मेल्ट करेगा। अच्छा अब मुझे बताओ, मेल्ट होने के लिए फ्यूज को हीट अप होना जरूरी है, यस या नो? किसी चीज को मेल्ट होने के लिए हीट अप होना जरूरी है, यस या नो? ओके, हीट कब होगा, जब क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन। मतलब फ्यूज क्या करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। फ्यूज क्या करता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को रोकता है। विभू जी कह रहे हैं यार ये इलेक्ट्रॉन को रोकता है, मेरे तो सर्किट की एफिशिएंसी कम हो रही है। दक्षेश कह रहा है कोई नहीं यार, 2% एफिशिएंसी कम भी हो जाएगी, कम से कम इतना कॉस्ट तो नहीं लगाना पड़ेगा अगर गड़बड़ हो गई तो फ्यूज का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, या रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई। ठीक है, नॉर्मल जो वायर होती है उससे फ्यूज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, क्लियर है? ओके। मान लो बार बार फ्यूज डैमेज हो रहा है घरों के अंदर, मैं बता रहा हूं, देखो तुम लोग अपने पेरेंट्स को भी बोलोगे ना तो वो तुम्हें सीधी एक बात बोलेंगे कि यार ज्यादा ज्ञान मत दे, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। एक फ्यूज की स्पेशल वायर होती है। हम क्या करते हैं, मान लो आप फ्यूज लगाते हो, फ्यूज बार बार मेल्ट हो जाता है ना, तो हम लोग ये नहीं देखते कि आगे हो सकता है यार कहीं कोई गड़बड़ हो जिस वजह से वो एमसीबी या फ्यूज मेल्ट हो रहा है। एमसीबी गिर जाए घर में, आप कहीं नहीं जाके चेक करते, एमसीबी उठाते हैं पहले, अच्छा ये गिरी पड़ी थी, उठा दी, वो गिर जाती है फिर उठा देते हैं। कुछ तो मेरे जैसे उसको पकड़े रखते हैं थोड़ी देर तक, भाई कितनी देर तक जाएगी, उसके बाद वो वहीं अटक जाती है। हो सकता है कोई रेक्टिफिकेशन हो गया हो। लेकिन हम क्या करते हैं, घरों के अंदर तांबे की तार होती है, कॉपर की तार होती है, जब फ्यूज बार बार तंग करता है, हमारे पेरेंट्स या हम खुद वहां पे कॉपर की वायर लगा देते हैं। कॉपर की वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, क्या वो मेल्ट करेगी? 20 एम्पियर करंट भी पास करा देना वो मेल्ट नहीं करेगी, चाहे वो 10 एम्पियर के लिए बनी हुई। तो फ्यूज वायर एक स्पेशल काइंड ऑफ वायर होती है, और वो कौन होता है बच्चे, वो होता है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। 50% लेड हो उसमें और 50% उसमें क्या हो, टिन। ये मटेरियल बेस्ट है फ्यूज वायर का। देखो फ्यूज टॉपिक भी कवर कर रहे हैं हम, फ्यूज टॉपिक भी कवर कर लिया अपन ने। ठीक है, ये कुछ हद तक देता है अपने को, करंट पास करने देता है, उसके बाद बंद। तो फ्यूज के अलग अलग आते होंगे, किसी वायर की इतनी कैपेसिटी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, फ्यूज लगाना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या है बेटा, हम लोग अगर घर का लोड है 10 किलोवाट, हम डिपार्टमेंट को बताएंगे 4 किलोवाट, सबके साथ है ये, है ना, हम उसको कम ही बताएंगे, तो वो करंट की कैपेसिटी भी क्या रहेगी, अपनी कम रहेगी। तो वो जो फ्यूज लगा के जाएंगे वो तो तभी खत्म हो जाएगा, फिर आप अपनी तरफ से कॉपर की वायर लगा देते। हम तंग होना ही नहीं चाहते कि बार बार जाके कौन फ्यूज की वायर को चेंज करे, इससे बढ़िया है कि फ्यूज का काम ही खत्म करो, है ना। बार बार कौन हेलमेट पहने, उसको बंद करे, है ना, फिर बाइक के ऊपर रखना, उसे कैरी करना, उसे बड़ा यार अजीब है ना। इसके बजाय हम क्या कहते हैं, यार हम तो ध्यान रख लेंगे, गिरेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे, है ना, तो वो चीज चलती है। बट फ्यूज वायर इज मस्ट बी, ठीक है। और कहीं वायर यूज होती हो, हीटर में यूज होती है वायर, किसी ने देखा है बच्चे वो हीटर पुराने जो आते थे, ऐसे वायर होती थी उसमें, है ना, ऐसे स्पाइरल शेप में आता था वो, ठीक है, एक प्लेट सी अब भी आती है, पर अब यार ज्यादा वो हो गए ना, जैसे ब्लोअर्स वगैरह यूज होने लगे, तो ब्लोअर के अंदर भी क्या होती है, वायर होती है एक,
ब्लोअर के अंदर क्या होती है, एक वायर होती है, उस वायर के पीछे क्या लगा होता है, फैन। वो वायर क्या होगी, गर्म होगी। वायर गर्म होगी तो वो फैन उस पर क्या मारेगा बच्चे, हवा मारेगा, वो आगे हवा आपको क्या मिलेगी, गर्म हवा मिलेगी। ठीक है, सेम लाइक एसी। एसी में वो गर्म की जगह क्या होती है, वो पाइप्स, रेफ्रिजरेंट है, ठंडी होती है, तो वो फिर ठंडी हवा फेंकता है। बस यही डिफरेंस है। चलो बताओ, अगर वायर हीटिंग एलिमेंट, आप हीटर की वायर यूज कर रहे हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लो। हीटर की वायर कभी नहीं पिघलनी चाहिए, है ना। तो क्या लिखोगे, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी वेरी हाई। तीसरा आ गया ना। और रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो वो गर्म नहीं होगी वायर, गर्म होना जरूरी है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, हाई। देखो यार, एक चीज है ना, ध्यान से सुनो। देखो, तुम ये लगा लो कि एक गाड़ी है जो पूरी चॉकलेट से भरी हुई है ना, उसमें फुल चॉकलेट भरी हुई है गाड़ी में, ठीक है जी। अगर वो गाड़ी कहीं भी अपनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करती है ना, तो तुम्हें पता है इनर्शिया ऑफ मोशन, चॉकलेट्स क्या करती है, नीचे गिरती है। अब ऐसे ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स बड़ी एनर्जी लेके ट्रैवल कर रहे हैं। जब जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रोकने की कोशिश करोगे, तब तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी। समझ आ गई। मतलब जब आप बल्ब लगाते हैं, एसी लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, वो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। मतलब गाड़ी जा रही है, बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, गाड़ी उछलेगी, 5, 10, 20 चॉकलेट नीचे गिर जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तुमने बीच में हीटर एलिमेंट लगा दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बना दी, हीट एनर्जी बना दी। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चाहिए हरसुमेर जी, उसको क्या ऑफर करो तुम, रेजिस्टेंस ऑफर करो। क्या ऑफर करो, रेजिस्टेंस। चलो, हीटिंग का क्लियर है बच्चे। ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो और रेजिस्टेंस भी हाई हो। अगर कॉपर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो, कॉपर वायर ठंडी पड़ी रहेगी। अगर लेड और टिन यूज करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, तो हीटर चलाओगे, चलाते ही हीटर की वायर क्या करेगी, मेल्ट कर जाएगी, जल जाएगी। तो यहां पे तुम्हारे पास जो बेस्ट मटेरियल आता है वो निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है बच्चे। निकल और क्रोमियम का अलॉय, इसको आप कौन सा बोलते हो, निक्रोम। इसके अलग अलग ग्रेड्स आते हैं, बाकी 50-50% कर सकते हो। बताता हूं, निक्रोम, इसको लिखो निक्रोम। निकल और क्रोमियम का अलॉय है बच्चे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपके पास है बच्चे बल्ब। बल्ब में क्या होता है, एक वायर होती है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। सबने देखे हैं ना नॉर्मल वाले बल्ब जिसमें वायर होती थी, वायर जल जाती थी, फ्यूज उड़ गया, है ना। बहुत बार फ्यूज उड़ जाता था, हम उसे एडजस्ट सा करके येलो वाले बल्ब को दोबारा लगाते, वो फ्यूज फिर चल पड़ता था। ध्यान से सुनो बच्चे, अब बल्ब में क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, सेम वही रिक्वायरमेंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी बना रहे हो, लाइट, मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई। और जो बल्ब है वो क्या होना चाहिए, लाइट अप होना चाहिए। वायर को क्या लाइट अप होना, जैसे आयरन को हीट करते हो रेड हॉट हो जाता है ना, रेड कलर में चेंज हो जाता है सारी तरफ। अगर यहां हम आयरन को रेड कलर दे रहे हैं, यहां अंधेरा है ना, तो भी पूरे रूम में रेड रोशनी हो जाएगी। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इसमें आपका बेस्ट मटेरियल बनता है कौन बच्चे, टंगस्टन। प्योर टंगस्टन का होता है वो फिलामेंट। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, रेजिस्टेंस भी हाई है। टंगस्टन और निक्रोम में इतना ही फर्क है, निक्रोम लाइट कम प्रोड्यूस करेगा, हीट ज्यादा, और ये टंगस्टन हीट कम करेगा, लाइट ज्यादा। उसमें लाइट एनर्जी लॉस है, इसमें हीट एनर्जी लॉस है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, तो चार अलग अलग क्या होंगे, नोबल गैस होगी बच्चे आपकी, जो रिएक्ट नहीं करती। आप मेरे ख्याल आर्गन भी होती है, उसके अंदर हीलियम भी बनते हैं। बॉम्ब में जो रेड ब्लू ग्रीन कौन सी काटूं, वो वाला कह रहा है, कॉपर वायर, बच्चे कॉपर या सिल्वर। बॉम्ब बनाया है, इसका मतलब वो काम करना चाहिए,
तो आप बेस्ट वायर उठाओ उसमें जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, ताकि सिग्नल्स क्या करें, जल्दी ट्रेवल करें। करा रहा हूं बच्चे। ओके, उसके बाद लिखो बच्चे स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, ओके बेटा, जब आप पंखा चलाते हैं तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं पंखे में, यस और नो? अलग अलग स्टेप्स होते हैं पंखे में या नहीं? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। नाचना ही स्टेप्स नहीं होता, स्पीड भी अलग अलग हो सकती है उसे, होते हैं ना स्टेप्स। ओके, ध्यान से सुनो और मुझे बताओ, जब पंखा 1 नंबर पे चल रहा है तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचे तो 1 नंबर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए करंट कम आ रहा है, इसलिए वो धीरे है। 5 नंबर पे रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा? इवन आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जितनी आप उसकी स्पीड बढ़ाते हो इसका मतलब आप रेजिस्टेंस क्या कर रहे हो, उसका कम कर रहे हो। रेजिस्टेंस कम करोगे ऑटोमेटिकली तुम्हें करंट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। देखो बच्चे, बहुत बार या आप ये लगा लो कि हर मशीन के अंदर कई बार आपको स्टेप्स बनाने पड़ते हैं कि अगर मैं इतने रेजिस्टेंस पे ऑपरेट करूं तो ऐसे होना चाहिए, इतने पे करूं तो ये होना चाहिए, इतने पे ये होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास मिक्सर होता है, उसमें होता है ना 1 2 3, या मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, बटन पे अलग अलग लिखा होता है, तो उनके हिसाब से उनकी स्पीड्स क्या होती है बच्चे? अलग अलग होती है। ब्लेंडर होता है, अलग होता है, कूलर की स्पीड अलग होती है, वॉशिंग मशीन में स्पीड्स अलग होती है। इसका मतलब कुछ ऐसे रजिस्टर्स है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई? मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस करूं 2 ohms तो वो हमेशा कितना रहना चाहिए? 2 ohms। अगर मैं करूं 4 ohms तो कितना रहना चाहिए? 4। अगर मैं करूं 10 ohms तो वो कितना रहना चाहिए? 10। टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। हमारे तो हर मटेरियल में चेंजेस आते हैं। कॉपर वायर है, करंट पास करो गर्म हो जाएगी, एल्यूमिनियम गर्म हो जाएगी, सिल्वर गर्म हो जाती है, गोल्ड वायर गर्म हो जाती है, लेड, टंगस्टन, निक्रोम, सारी वायर्स गर्म होती है। तो ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस क्या रहता है बच्चे? कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स में भी कई बार आया है। ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट, मींस डू नॉट चेंज। थ्योरेटिकल टर्म है लेकिन हम यही लिखेंगे, डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ऐसे मटेरियल्स आपके कौन कौन से होते हैं? 2 अलॉयज है बच्चे, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेट। एक बार लिख लो, कॉन्स्टेंटन एक, हाँ कराऊंगा भाई, लिखो कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेट। बेटा GA आएगा यहाँ। अच्छा हाँ, सॉरी बेटा, वो N तो बाय चांस स्किप हो गया। कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज, ये 2 ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। कोई ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है? कॉपर, गोल्ड, निक्रोम, है ना, ये सब, टंगस्टन। एक्चुअल में ओमिक कंडक्टर्स तो ये हैं बेचारे जिनका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। बाकी तो सारी दुनिया कौन से है बच्चे? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। समझ आ गई? अच्छा, एक पॉइंट नोट करके लिख लो, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, स्टार लगा लो, नोट लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कोई एग्जांपल सेमीकंडक्टर का, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, the resistance of semiconductors decrease with rise in temperature। कोई पूछ ले
ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ने से, वो कौन है? सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। पहले मूवमेंट क्या होती है उनमें? कम होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट क्या हो जाती है? ज्यादा। मेटल्स में मूवमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है, तो और एनर्जी दोगे तो वो इधर उधर स्ट्रीमलाइन मोशन से डिस्टर्ब होंगे। कांस्टेंटन और मैग्नीन का हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। ओके। अगर आप बात करो बच्चे जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, ठीक है, जिसको आप मतलब कि जो भी क्या नाम था, बैबेज, विलियम चार्ल्स बैबेज, उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था बच्चे, वो नियरली इन 2 कमरों के जितना एक बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है। अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से देखो भी, आपने पहले जो कंप्यूटर देखा और आप अब जो कंप्यूटर देख रहे हो बच्चे, कंप्यूटर का साइज दिनों दिन क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। मेन प्रॉब्लम थी हीटिंग इश्यूज, ठंडा कैसे किया जाए उसको, रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जाए। जैसे जैसे मटेरियल्स आते गए, अलॉयज आते गए, नई नई डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे बड़े कंप्यूटर छोटे हो गए। तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे घर पे पहले टीवी होते थे या मॉनिटर होता था, फिर एलसीडी आ गई, एलईडीज आ गई, है ना। अब तो आप देखो कितने स्लिम टीवी और आपकी जो स्क्रीन है वो आ गई है ना। यस और नो? ओके। जब पहले देखो यार, तुमने तो हो सकता है टेक्नोलॉजी के साथ ही जैसे तुम लोग बड़े हो, बट हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, है ना, कि ब्लैक बोर्ड की जगह ऐसे कुछ होगा और हम उस पर लिखेंगे और फोटो दिखा पाएंगे, टीवी पे हम लिख पाएंगे। हमारे लिए तो ये टीवी है ना, कि टीवी पे भी हम लिख पाएंगे, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। जब वो फोन होते थे वायर वाले, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई फोन होगा जिसको उठा के आप इधर उधर मूव भी कर सकते हो। चलो बात हो गई फोन पे, वो अलग है। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि फोन कैमरा भी हो सकता है और कैमरा से अच्छा फोन फोटो क्लिक कर सकता है। पैसे ट्रांसफर का किसी ने नहीं सोचा था, है ना। चलो बैंक तो बहुत पहले से थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कागज पे एक साइन करने से आप लाखों रुपए निकाल और दे सकते हो। फोन से आप 1 सेकंड में चीजें स्कैन करके और सारी डिटेल्स आ जाती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के साथ हम इतने आगे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि जो मटेरियल्स बने हैं वो बहुत बढ़िया बनने लग गए। ऐसे मटेरियल्स बनने लग गए जिनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाओ, जितनी ज्यादा देर के लिए चाहिए उसको यूज करते रहो। थ्योरेटिक है अभी भी ये कंसेप्ट। उन मटेरियल्स को जिनका रेजिस्टेंस बच्चे क्या है? नेग्लिजिबल, और कंडक्टेंस क्या है बच्चे? इनफिनाइट। रेजिस्टेंस है उनका नेग्लिजिबल और कंडक्टेंस है उनका बच्चे इनफिनाइट। इनको आप क्या बोलते हो? सुपर कंडक्टर्स। इनको क्या बोलते हो? सुपर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल लिख लो बच्चे इसका, सुपर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल लिखो। बता रहा हूं, 1 मिनट बच्चे। लिखो बच्चे, लेड। एग्जाम्पल लिखो, लेड 7.2 केल्विन, लेड 7.2 केल्विन। टिन 3.7 केल्विन, लिख लिया टिन 3.7 केल्विन। मर्करी 4.2 केल्विन। ऐसे और भी है बट अपने को ज्यादा नहीं चाहिए। 4.2 केल्विन। टिन है 3.7 केल्विन। अब यार खुद बताओ, सुपर कंडक्टर्स किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं? एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। 7 केल्विन मतलब -266 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन -273 डिग्री होता है। तो -266 डिग्री सेल्सियस पे यार ऐसी कौन सी मशीन है जो आप यार उसको इतना कम टेम्परेचर दे, है ना। क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? टेम्परेचर कम करते गए तो रेजिस्टेंस क्या होता गया? कम। अच्छा, अगर किसी का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, है ना, क्या हो जाए? रेजिस्टेंस 0, तो इसका मतलब तो उसमें से हमेशा क्या चलता रहेगा? करंट चलता ही रहेगा। थोड़ी देर तक तो अगर पोटेंशियल नहीं देंगे तो भी करंट क्या करता रहेगा? चलता रहेगा। किया था ना अपन ने फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होती
तो कोई भी बॉल है वो नीचे भी आएगी और ऊपर भी उतनी जाएगी, फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, रुकेगी वो बॉल कभी नहीं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होंगे तो हमेशा क्या करते रहेंगे अग्रिम जी, चलते ही रहेंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में तुम्हें ऐसी चीजें भी मिले, सुपर कंडक्टर्स भी मिले, जितनी तुम्हारी सुपर कंडक्टर की तरफ डिस्कवरीज जाती रहेंगी उतने तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते रहेंगे, बढ़िया होते रहेंगे। समझ आ गई बच्चे? हम लोग है ना सीरियसली वी हैव अ थॉट पैटर्न इन आवर माइंड कि इंडिया कुछ भी नहीं है ना? क्योंकि अगर आप अपने से ऊपर वाली जनरेशन की बात करें तो किसी टाइम में आप ये लगा लो 2000 से पहले इंडिया में प्रॉब्लम्स थी यार, ठीक है, लेकिन आज के टाइम इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट बच्चे, इट्स अबाउट द पीपल, है ना? आप देखो कितने नए बच्चे हैं जो अपनी डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद बेटा जॉब लेने की बजाय स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल जोमैटो का एग्जांपल ले लो, या मुक्तसर से ही है बंदा, तुम्हारे पास से है, गिदड़वा मुक्तसर से है बंदा, आज देखो कितनी करोड़ों की कंपनी बना के बैठा है और करता क्या है, था क्या, कहीं से फूड उठा के जो तुम घर पे काम कर रहे हो, मम्मा खाना बनाते हैं, रिश्तेदारों को देना है, जो तुम्हें सबसे बोरिंग काम लगता है, उस काम से वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसे बना। क्या वो खुद बना रहे हैं? क्या खाना खुद बना रहे हैं? अगर डिलीवरी लेट हो गई वो अलग चीज है, खाना अच्छा नहीं हुआ तो किसको, होटल पे है ब्लेम, उन पे थोड़ी ब्लेम है, सिर्फ बीच में आप तक पहुंचाने में देखो कितने पैसे बन रहे हैं। तो एडवांसमेंट हो रही है, इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो राइट। हम कहने को कह रहे हैं बाहर जाओ, यहां कुछ नहीं है, ये नहीं है। अगर कोई काम करना चाहता है बच्चे, अपॉर्चुनिटीज यहां भी बहुत ज्यादा है। तो आने वाले टाइम में तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे बड़ी एडवांसमेंट देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, सुपर कंडक्टर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। जो ये धीरे धीरे आपका नेट की स्पीड बढ़ती जा रही है ना, जैसे आपका पहले तो कुछ भी नहीं था यार, वो 2G से भी वो पहले तो बहुत वो इसीलिए की आती है ना, उसके बाद क्या था 2G 3G 4G 5G। तो ऐसे करके बच्चे ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लॉसेस क्या हो रहे हैं, कम, लॉसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिक। अब इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है वो क्यों अच्छे हैं पेट्रोल डीजल के कंपैरेटिवली, देखो पोल्यूशन एंड ऑल वो एक तरफ कर दो, है ना, ये बकवास करते हैं कुछ करने दो, वो अलग चीज है। आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और एक पेट्रोल की स्कूटी को कंपेयर करके देखो, लॉसेस किसमें ज्यादा होंगे, पेट्रोल की स्कूटी में। इंजन क्या होगा बच्चे, गर्म होगा ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी वाला गर्म क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें वो मोटर्स है वो अलग चीज है, इसमें कंबशन इंजन है वो अलग चीज। इज इट क्लियर? तो एडवांसमेंट में क्या होगा तुम्हारे पास आगे, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। ओके बच्चे ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली एवरीवन। एक क्वेश्चन है मेरे पास, वैसे ही बता देना, वैसे ही बता देना तुम लोग, ध्यान से सुनो। आपके पास, मत बोलो यार, आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर्स और इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम्स करना है। एक सेकेंड, इफ द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर इज 50 सेंटीमीटर, अच्छा सॉरी, 50 सेंटीमीटर वाली वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, मुझे रेजिस्टेंस 5 ओम्स चाहिए, तो मैं लेंथ क्या कर दूं इसकी कि रेजिस्टेंस 5 ओम्स हो जाए। प्रैक्टिकली सोचो, डबल हो गया तो क्या हो गया, 4 ओम्स, कितने सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर करेंगे तो रेजिस्टेंस 5 ओम्स हो जाए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम करना है तो क्या कर दें इसको, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ के साथ रेजिस्टेंस कम हो गया, लेंथ बढ़ाई। अच्छा, जितना रास्ता लंबा होगा कोलिजन के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से एक एसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब ट्रैवल करवाएगा
या एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब? शाबाश, एसी है ना, क्योंकि उसे ज्यादा चाहिए यार एनर्जी। ओके, अगर एसी ज्यादा करवाएगा तो लॉसेस दोनों में से किस में ज्यादा होंगे, एसी में बल्ब में? एसी में। एसी का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा, और सॉरी करंट कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा। एसी की वायर छोटी रख रही है कि लंबी रखो वायर? छोटी रखो। अगर एसी की वायर छोटी रखोगे तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम, करंट क्या मिलेगा? ज्यादा। इसीलिए एसी का जो स्विच होता है ना, जितने भी बड़े गैजेट्स है तुम्हारे, उनके स्विचेस या उनके साथ आने वाली वायर बड़ी छोटी होती है, समझ आ गई? लेकिन ये फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनकी वायर हम क्या रखते हैं? लंबी वायर रखते हैं, क्योंकि इनमें करंट क्या ट्रैवल करना है? कम। करंट कम ट्रैवल करना है तो यहाँ रेजिस्टेंस बड़े कम होने से या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे? ओके, एक क्वेश्चन है, लिखो। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम्स। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है बच्चे 6 ओम्स। इस वायर को हमने स्ट्रेच किया। क्या किया? इस वायर को स्ट्रेच किया। अगर हम अंश को स्ट्रेच करके आरव जितनी हाइट कर दें तो क्या अंश, सॉरी अर्नव जितनी हाइट कर दें तो क्या अंश का सरफेस एरिया सेम रहेगा? कम हो जाएगा। ध्यान से सुन लो बच्चे, ध्यान से सुन लो। अंश बुरा लग रहा है बच्चे? लगना चाहिए, बोलो कि लगे रहा है। सुनो, आपके पास एक वायर है 6 ओम्स। बच्चे प्लीज भाई सुन लो यार। इसको आपने वायर को क्या किया? स्ट्रेच कर दिया, ट्वाइस कर दिया। लेंथ क्या कर दी तुमने? लेंथ क्या कर दी तुमने? डबल। बोलो रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 12। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पक्का? अब सुनो मेरी बात गौर से। जब आपने एक वायर को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ बढ़ गई, जिस वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये तो सही है। लेकिन इसी बीच उसका एरिया क्या हो गया? कम। अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्या हो गया? हाफ। अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्या हो गया? हाफ। अगर एरिया हाफ होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? वायर को पतला कर दो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर आपके पास एरिया, बेटा प्लीज मत बोलो, इंपॉर्टेंट है ये, अगर एरिया हाफ होता है तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा? डबल। दोबारा सुन लो, आपके पास एक वायर है, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया। एक तो उसकी लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, एक वो वायर जो मोटी वायर थी वो क्या हो गई? पतली हो गई, तो भी उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो हमारी गलती क्या कहती है? बोर्ड्स में भी आया क्वेश्चन, हमारी गलती क्या रहती है? हम कहते हैं अच्छा लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, लेकिन हमें यह सोचना है अगर वायर को स्ट्रेच किया है तो एरिया क्या हो गया? हाफ। एक तो एरिया कम से रेजिस्टेंस बढ़ गया, एक लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो और अब रेजिस्टेंस क्या होगा? एक बार तो हो गया, कितने टाइम्स होगा बच्चे? 4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 24। और मान लो अर्नव को कंप्रेस करके आप अंश बना दे, सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है, लेंथ क्या कर दी? हाफ। एरिया क्या हो गया? डबल। लेंथ हो गई हाफ, एरिया क्या हो गया? डबल। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इनटू क्या होगा? 6। आंसर आएगा 3/2, 1.5। क्लियर है बच्चे? इज इट क्लियर? देखो इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा आता है, अ वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। बच्चा सोचता है एरिया यूनिफॉर्म, इसका मतलब वायर को स्ट्रेच तो कर दिया, एरिया सेम है। यार मूर्ख थोड़ी है, या तो हम पागल है या वो क्वेश्चन वाला पागल है जो ये बोल रहा है। अगर आप स्ट्रेच करोगे, माता जी सुनो, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो 101% उसका भवन जी एरिया क्या होगा? कम होगा ही होगा।
तो दोनों फैक्टर्स दिमाग में रखने हैं। तुम्हारा होमवर्क है बच्चे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कॉपी पे सॉल्व करके आओगे। सिर्फ दो फॉर्मूले लग रहे हैं क्या? एक तो फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू आई आर, एक I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। ठीक है बच्चे, पहला पार्ट पूरा हो गया।